हेलो गाइस, अब मैं यहाँ पर आपके सामने आज जो नया रिएक्शंस लेकर आ रही हूँ वो है SN2 रिएक्शन। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको SN2 रिएक्शन जो है एक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इसकी ज़रूरत होती है और इसकी सेकेंड ईयर में भी ज़रूरत है। इससे क्वेश्चन भी बहुत ही पुटअप होते हैं। तो गाइज SN2 रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर मैं बताऊंगी रिएक्शन क्या होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ये रिएक्शन मैं SN2 रिएक्शन में बताऊंगी। तो जो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स जो टॉपिक में जो SN2 रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड पे दिखाई गई है और एल्काइल हैलाइड में वो रिएक्शन दिखाई गई है क्योंकि वो हेलो एरीन्स का वो टॉपिक ही है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कंपाउंड लिए गए हैं जो SN2 रिएक्शन के लिए वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिए गए हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में भी ये रिएक्शन दिखाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं SN2 रिएक्शन में, तो मैं यहाँ पर आपको SN2 रिएक्शन बताऊंगी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेकर। तो सबसे पहले गाइस आप ये समझ लीजिए कि SN2 रिएक्शन होती क्या है। SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन का यहाँ पर ये मतलब है सब्स्टिट्यूशन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन SN2 यानी कि बाईमॉलिक्यूलर। तो SN2 केमिकल रिएक्शन जो होती है, SN2 केमिकल रिएक्शन यानी कि SN2 केमिकल रिएक्शन का अगर हम पढ़ें कि रिएक्शन क्या होती है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का ये मतलब हुआ बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट जो है जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाए, जैसे हाइड्रोजन है या कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट हो या न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन उस चीज के लिए हम लगाते हैं यानी कि एडिशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐड हो जाए, कोई चीज जाकर कोई चीज निकले ना, किसी के बदले किसी को रिप्लेस करके नहीं, वहां पर जाकर खुद ऐड हो रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। तो ये ऐड होना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि यहां पर ये जो रिएक्शन होगी, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और लविंग माने जो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखने वाला ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखता हो तो वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि ये न्यूक्लियस मीन्स होता पॉजिटिव और लविंग मीन्स लव करने वाला, यानी कि अफेक्शन रखने वाला, पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखने वाला जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई लव करता है तो जरूर वो निगेटिव चार्ज होगा, है ना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला जो कौन होगा, वो न्यूक्लियोफाइल यानी कि निगेटिव चार्ज होगा, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग यानी निगेटिव चार्ज एलिमेंट। अब गाइस यहाँ पर बाईमॉलिक्यूलर किस सेंस में हम बाईमॉलिक्यूलर लेते हैं। बाईमॉलिक्यूलर का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जो दो सबस्ट्रेट या दो रिएजेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, यानी कि ये जो रिएक्शन होता है यानी कि उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो, 2। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी जब हम पूरी रिएक्शन ये एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। तो बाईमॉलिक्यूलर यानी ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर
2 हो, ऑर्डर क्या हो 2, यानी कि ये रिएक्शन दो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, एक तो जो सबस्ट्रेट होगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो ये बाइमॉलिक्यूलर है क्योंकि दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर इसका रेट डिटरमिन स्टेप जो है डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि SN2 रिएक्शन क्या होती है और उसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर बता दिया कि SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आगे ये आता है कि SN2 रिएक्शन में ज्यादातर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया जाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेते हैं तो उसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो इसमें आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी, तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी या आप ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड में सबसे पहले उस कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन होनी चाहिए। कायरल कार्बन यानी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो उसमें सबसे पहली चीज एक कायरल कार्बन हो, और कायरल कार्बन को ऐसे स्टार से दिखाते हैं या इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। यानी कि ये कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो और या एसिमेट्रिक कार्बन हो, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। अब मान लीजिए, देखिए कोई भी कार्बन कायरल कार्बन कब कहलाती है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि ये कायरल कार्बन हमारी कब कहलाएगी, कि मान लीजिए यहां पर हमने एक कार्बन लिया, यहां एक कार्बन हम ले रहे हैं और ये कायरल कार्बन को शो करते हैं स्टार, उसके ऊपर ऐसे स्टार बनाकर शो करते हैं। तो अगर इस कार्बन पे, क्योंकि हम हेलोजन्स में पढ़ रहे हैं ये SN2 रिएक्शन, और वो सारी रिएक्शंस हमारी जो है हेलोजन्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से है। तो ऐसा हम हेलोजन यहाँ पर लेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। यानी कि अगर कोई कार्बन, तो यहाँ पर पहला बॉन्ड इसका कार्बन टेट्राहेड्रल होती है, यानी कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, तो पहला बॉन्ड हम इसको हेलोजन दिखाते हैं, एक हेलोजन का दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस बॉन्ड में हेलोजन लगी है। जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, तब वो कार्बन कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाती है। देखिए ये कार्बन है, अब यहाँ पर इस कार्बन में मान लीजिए एक ग्रुप लगा है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो मान लीजिए एक ग्रुप A है, दूसरा B है और तीसरा C है। तो यहाँ ये कार्बन देखिए डिफरेंट ग्रुप से ABC कुछ भी हो सकता है, यहाँ मिथाइल हो सकता है, यहाँ इथाइल हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाएगी, तब ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगी और इसको स्टार से डिनोट करेंगे और कायरल कार्बन को ही एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब देखिए ये जो कायरल कार्बन है, जो ऐसा कंपाउंड, अब यहाँ पर बात आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये जो कंपाउंड है, अगर इसके सामने कोई भी हम मान लीजिए एक सोल्यूशन रखते हैं, ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं कि ये जो है कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को मान लीजिए ये कंपाउंड है, सोल्यूशन है, इसमें ये मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा, इस कंपाउंड का ये सोल्यूशन, हमारा इस कंपाउंड का सोल्यूशन इसमें है। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट
यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, यहाँ पर जब प्लेन पोलराइज लाइट जो हमारी होती है, प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि ये हमारी कहलाती है प्लेन पोलराइज लाइट, ये PPL प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि जो सन से देखिए हमारी जो लाइट आती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, यानी कि सन से जो हमारी लाइट आती है, आपको पता है कि मान लो ये कोई सन से लाइट आ रही तो ये हमारी जो है सारे डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, ये सारे डायरेक्शन में हमारी स्प्रेड करती है। लेकिन अगर किसी तरह हम इस लाइट को सिर्फ ऐसा ले लें कि इस लाइट की सिर्फ ये ही रे हमारी आए और बाकी ये रे पास हो और ये रे हमारी किसी भी सोल्यूशन से सिर्फ एक ये प्लेन पोलराइज लाइट, सिर्फ यही लाइट हमारी इस डायरेक्शन में जो लाइट है वो पास हो, तो वो हमारी ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। एक निकोल प्रिज्म होता है जिससे हम ये ऑर्डिनरी लाइट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, इससे पोलराइज लाइट करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को PPL लाइट में चेंज करते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, और इसको जब निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाती है, ये कहलाती है PPL लाइट। यानी कि सिर्फ यही हमारी ये वाला जो आई डायरेक्शन देख रहे हैं वही लाइट हमारी, और बाकी ये वाली लाइट है सब इधर उधर के खत्म हो जाएंगी, और ये कहलाती है PPL लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो जो हम क्या ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, जैसे ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, या फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कंपाउंड हमारे कहलाते हैं जो प्लेन PPL प्लेन पोलराइज लाइट को, जो ऑर्डिनरी लाइट से ही प्लेन पोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म से पास करके बनी है, तो वो क्या प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दें या फिर क्लॉकवाइज में घुमा दें। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी हमारी चल रही, घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो इस डायरेक्शन में जो चीज होती है तो वो क्लॉकवाइज कहलाती है। एंटी क्लॉकवाइज जब हमारी मान लो वॉच है तो इसमें वॉच इसका उल्टा, वॉच चलने की डायरेक्शन का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देती है तो वो हमारी कहलाती है, वो कंपाउंड हमारा कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या, कौन है वो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें जो है एक कायरल कार्बन हो, वो भी एसिमेट्रिक कायरल कार्बन हो। अच्छा, अब जो है हमारे यहाँ पर बात आती है कि अब हम यहीं पर इसका एक एग्जाम्पल लेकर ये जो SN2 रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताना भी बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर हम जो है अब आपको लेते हैं, यहाँ पर हम आप एक एग्जाम्पल लेकर इसकी मैकेनिज्म को, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं कि SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो अब हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन में यहाँ पर कोई भी हेलोजन हम लगा दें, मान लो Br लगा दी हेलोजन, और इस कार्बन की जगह हम क्या करते हैं, मान लो एक हाइड्रोजन लगा दी और इसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और इसकी जगह एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लें या इथाइल, यहाँ पर R हम ले रहे हैं,
और ये R डैश हमारा है। यानी कि ये कार्बन जो है टेट्राहेड्रल कार्बन है। तो टेट्राहेड्रल कार्बन को हम दिखाते कैसे हैं कि इसका 4 बॉन्ड है, तो इसके देखिए 4 बॉन्ड, ये दो बॉन्ड जो है हमारे क्या रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। जैसे ये प्लेन है तो ये बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन यहाँ पर है तो एक ये प्लेन में और दूसरा ये प्लेन है, तो कार्बन यहाँ पर, तो एक ऐसे बॉन्ड रहेगा और एक ऐसे रहेगा। दूसरा बॉन्ड हमारा एक होता है, एक ये जो हमारा मान लीजिए कि ये जो हमारा पूरा ये बोर्ड है, तो एक कार्बन हमारा क्या होगा, एक कार्बन जो है हमारा बोर्ड के इधर निकलता हुआ होगा और दूसरा कार्बन बोर्ड के अंदर उधर होगा। यानी कि अगर ये प्लेन है तो एक कार्बन एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक यहाँ ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये प्लेन में है, एक ऐसे और एक बोर्ड के पीछे। तो ये जो हमारा एक हमारा ये जो होता है डैश से हम जो कार्बन यहाँ पर ग्रुप दिखाएंगे जो लगा है, जिस कार्बन से जो डैश वाला हम दिखा रहे हैं R, तो ये बोर्ड के पीछे ऐसे है। और इस तरह से एक वेज हम दिखाते हैं, वेज बॉन्ड दिखाते हैं, वेज बॉन्ड से जो ग्रुप लगा दिखाते हैं वो हमारा जो है इसके आगे है। तो ये हमारा क्या हो गया, डैश बॉन्ड से दिखाएंगे जो वेज इसके बोर्ड के पीछे, और ये हमारा क्या होगा, ये जो है एक जो वेज हमारा फॉर्म में दिखा रहे हैं ये बॉन्ड, तो ये हमारा बोर्ड के आगे। तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहे कार्बन का। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये कार्बन हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या है, यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप से यहाँ जुड़ी हुई, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब क्या होगा कि अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म दिखाएं, यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि NU, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो हम लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ये क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ पर हमारा इस फ्रंट साइड से अटैक करे इस कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा, पहली बात देखो, ये कार्बन और ये ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये ब्रोमीन खींचेगा, तो इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो एस्ट्रिक हम नीचे भी दिखा सकते हैं कायरल की, तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसे इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा, तो ये जो हमारा Br है, तो Br खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ये अपने पास आने नहीं देगा, यानी कि इसको ये यहाँ से इसको अटैक नहीं करने देगा, ये इसको अटैक यहाँ से नहीं करने देगा। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन की वजह से ये अटैक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो जब यहाँ पर ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा इसके पास एक फ्रंट साइड से फ्रंट अटैक, तो ये हमारा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट अटैक हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा बैक पर जाए, बैक साइड से जाए और इस कार्बन पे अटैक करे, तो ये हमारा कहलाता है बैक अटैक। अब बैक अटैक करेगा, ये बैक साइड से ये अटैक करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर बैक साइड से तो अटैक करेगा, तो क्या करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल ये पीछे से आकर अटैक करने वाला होगा, तो अगर यहाँ पर इस कार्बन पे ये जो ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन पे ये जो ग्रुप लगे हैं, अगर ये ग्रुप बल्की ग्रुप हुए, बल्कि यानी मान लो यहाँ पर कोई बड़े बड़े से ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े से,
तो ये जो है इसको स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अटैक में रुकावट डालेंगे। लेकिन ये क्या करेगा कि अब ये जब जाके न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये क्या हुआ कि ये जो है ये ग्रुप जो है क्या है, अभी तो कैसे थे कि अभी ऐसे थे यूं, ये कार्बन है और ये एक ग्रुप यहां लगा है, एक ग्रुप यहां लगा है, एक ग्रुप ये ऐसे है। तो अब जैसे ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये अब सीधे हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको जब पुश करेगा यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पर 5 कार्बन की वैलेंसी होगी जब ये जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसको ये बॉन्ड धीरे धीरे, ये बॉन्ड जो दिख रहा है धीरे धीरे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ये धीरे धीरे ब्रेक होगा, धीरे धीरे यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और ये बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगा, ये जो अभी ऐसा था तो अब ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक कर रहा है। तो अब हम देखते क्या है कि जो आगे जो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उस ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, देखिए ये स्टेट हमारी क्या हुई कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और यहाँ पर अब ये बॉन्ड सीधा हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ एडजस्ट होने आ रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल एक ग्रुप है, यहाँ पर एक एडजस्ट होने आ रहा है, तो ये बॉन्ड सीधा हुआ और ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, मॉलिक्यूल सीधा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी अटैक हो रहा है, अभी पूरा लगा नहीं आके, अभी थोड़ा जैसी आया, जैसे ऐसा था, अब जैसे धीरे धीरे आ रहा तो ये सीधे हो रहे हैं, उसको क्या वेलकम करने के लिए उसको जगह दे रहे हैं अपने पास। तो अब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे बॉन्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल के बीच में फॉर्म हो रहा है और यहाँ से जो बॉन्ड है हमारा ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, BF बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये वहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये जो स्टेज हमारी बन रही है ये बहुत स्लो स्टेप होती है, तभी तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जो स्लो स्टेप, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से हम उस रिएक्शन का रेट डिटरमिन करते हैं कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, उसी से रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये बहुत स्लो स्टेप है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और ये RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर ये जो स्टेज बनी है, ये स्टेज इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, TS, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो अब धीरे धीरे होता क्या है, अब धीरे धीरे देखो, अब इधर का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पीछे से हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो अभी तो ये हमारे ऐसे सीधा हो गया। अब धीरे धीरे जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर लग जाएगा तो ये बॉन्ड अब इस तरह से हो जाएंगे, यानी कि ये जो पहले हमारा मॉलिक्यूल ऐसे था, अब वो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर जाकर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये जो अभी सीधा हुआ पहले ऐसे था, अब सीधा हुआ। देखो पहले इसकी वजह से ऐसे था, ऐसे जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया था, अब जब न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक करने आया तो यहाँ पर सीधा हो गया, अभी पूरी तरह से लगा और ये निकला नहीं सीधा। अब क्या करेंगे कि जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, तो ये बॉन्ड को ये क्या करेगा, पुश करेगा अलग, इन तीनों बॉन्ड को ऐसे कर देगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएंगे, है ना, यानी कि ऐसे। तो ये बॉन्ड, तो अब हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल देखिए हमारा यहाँ लग गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया। अब न्यूक्लियोफाइल जब हमारा यहाँ पर लग गया, ये कार्बन है हमारी, और इसमें ये वाला एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। तो ये जो हमारा बॉन्ड था, ये तो हमारा विद पोजीशन का बॉन्ड था, ये डैश का था। तो हमारा यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये R, ये डैश फॉर्म में, और ये जो वेज बॉन्ड था, ये जो अंदर था R डैश।
तो ये अब इस तरह हाइड्रोजन ये दोनों प्लेन में थे, तो अब यहां पर ये हमारा बॉन्ड कैसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो अब यहां पर इसको थोड़ा सा और वैसे दिखाइए, थोड़ा सा यहां पर ये R डैश और ये हमारा R। तो यहां पर ये देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखिए बिल्कुल जस्ट उलट गया इसका। अभी यहां ऐसे था, ये लगा हुआ था ब्रोमीन, अभी यहां कैसे है, ये ऐसे हो गया और ये देखो न्यूक्लियोफाइल लगा है। तो यहां पर क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये यहां पर जो कंपाउंड बनता है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। और इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको वॉल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इन्वर्जन कंपाउंड और इसको वॉल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो जैसा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। इन्वर्स होना मतलब उलट जाना, किसी चीज, अभी कोई चीज यूं है, यूं हो जाए, यूं है, यूं हो जाए, इन्वर्स हो गई। तो इन्वर्स माने पूरी उलट गई, तो इन्वर्स माने कि उल्टा। तो यह इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जिसकी वजह से इन्वर्जन कंपाउंड और या वॉल्डेन कंपाउंड भी इसको कहते हैं, ये हमारा कंपाउंड बना। तो यहां पर ये जो SN2 रिएक्शन में है, अगर कंपाउंड जो है आपका, अगर यहां ये जो कंपाउंड आपका है, तो अगर वो क्या कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वहां पर इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड होगा। उसमें क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड होगा। तो यहां पर इन्वर्जन, अब इन दोनों कंपाउंड में हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि अगर ये जो है ये वाला हमारा कंपाउंड था, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो ये जो इनवर्स कंपाउंड होगा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यानी कि एक हम इसका सोल्यूशन लें, इसमें पीपीएल लाइट अगर हम जो है डालें और इसको देखें, तो ये पीपीएल लाइट मान लो इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रही है। तो अगर हम इसका एक कंटेनर में इसका सोल्यूशन ले, उसमें पीपीएल लाइट पास करें, तो ये सोल्यूशन जो है हमारा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो ये गाइस यहाँ पर SN2 रिएक्शन, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और उसमें जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और ये सब कैसे SN2 रिएक्शन हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पर हमने आपको बताई। तो इस तरह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। हेलो गाइस, अब यहाँ पर इसके रेट जो है SN2 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये जो SN2 रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में हमने कैसे बताया जाता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे।
तो यहाँ पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर सबस्ट्रेट हम क्या, क्योंकि ये हेलो एरीन्स में हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर हेलो एरीन्स या हेलो एल्केन्स ही ले लें उसके, और रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन पे ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 + 1 1 + 1 2, यानी कि इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो है सबस्ट्रेट यानी कि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है, दूसरा जो इसका पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, रिएक्शन डन इन सिंगल स्टेप। यहां ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और दूसरी बात, यहां पर इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसीलिए कहते हैं, ये जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको कहते हैं, पहले पॉइंट में देख लीजिए, इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। अब ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में कैसे होती है कि देखो यहाँ पर देखो, सिंगल स्टेप ऐसे हुई, ये रिएक्शन थी, ये हमारी X और ये H, यहाँ पर ये डैश, और ये हमारा क्या हो गया, वेज यहाँ पर लगा हुआ है, R और R डैश। तो सिंगल स्टेप में कैसे हो रही है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल जो है क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इससे अटैक भी कर रहा है, और ये यहाँ पर ये जो है हमारा ब्रोमाइड है या कोई भी हैलाइड है, ये यहाँ से निकल भी रहा साथ साथ। तो एक ही स्टेप में ये पूरा हो रहा, और ट्रांजिशन स्टेट बनी, और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी बात, इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो हम यूज करते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसको, न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, यानी कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। और इस रिएक्शन को होने के लिए हम एक मीडियम में एक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो वो सॉल्वेंट हमारा जो होता है, वो सॉल्वेंट हमारा सॉल्वेंट 4 पॉइंट सॉल्वेंट यूज। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो तभी जो स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तभी यहाँ जाकर इस क्राउड को ये हटाकर यहाँ पर लग पाएगा। अगर वीक होगा तो ये जो है यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको फेस नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पर जाकर ये लग पाएगा। और दूसरी बात ये है कि सॉल्वेंट जो इसमें होता है, जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, वो एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन, एग्जाम्पल इसका अगर हम लें तो एग्जाम्पल हम ले लें एसीटोन। तो एसीटोन जो है हमारा, इसका क्या, एसीटोन का फार्मूला C+O और CH3 और CH3, यानी कि सॉल्वेंट शुड बी एप्रोटिक एंड पोलर, यानी कि
सॉल्वेंट एप्रोटिक होना चाहिए और पोलर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पोलर यानी कि वो चार्जेस में डिफरेंशिएट हो, यानी कि ये कार्बन जो है हमारा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज डेल्टा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो पोलर तो है, पोलर है ये। और दूसरी बात एप्रोटिक है कि इस ऑक्सीजन पे कहीं प्रोटॉन वगैरह या हाइड्रोजन वगैरह नहीं लगी है कि ये जो है फिर रिएक्शन में हाइड्रोजन दे या ऐसा करे तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन को देगा नहीं, प्रोटॉन तो देगा नहीं। तो सॉल्वेंट ये एप्रोटिक है और पोलर सॉल्वेंट है। तो हम यहाँ पर एप्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर अगर इफ ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हम SN2 रिएक्शन के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें जो SN2 रिएक्शन के लिए अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस एंड formed इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा एंड फॉर्म इन्वर्जन प्रोडक्ट। आपको हमने बताया था कि ये जो बिल्कुल ऐसे जाकर जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस तरह से जो ये अटैक हुआ और उसके बाद में यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये जो है इन्वर्जन प्रोडक्ट कहलाता है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने लिया है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारा बनेगा। दूसरी बात हमारा ये है कि सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये जो हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं यानी कि 6 पॉइंट, ये जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड। कैसे? एल्काइल हैलाइड जो हम ले रहे हैं तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा कि देखो अगर हमारा 0 डिग्री सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन 0 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होगा वो होगा। अभी 0 डिग्री बताएंगे क्या होता है, फिर 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होगा, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा क्यों होगा, यहाँ पर अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये कार्बन है और इस कार्बन में यहाँ पर तो X लगा ही होगा, इस कार्बन में ये हमारे हाइड्रोजन यहाँ तीनों हाइड्रोजन हो तो ये हमारा कहलाता है 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सब हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होगा जो अटैक करने आएगा वो आसानी से यहाँ पर, ये बल्कि ग्रुप नहीं है, ये छोटी छोटी कार्बन है तो इनको यहाँ से आसानी से हटाकर, स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ होगा नहीं, इनको आसानी से हटाकर यहाँ लग जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें सेम हाइड्रोजन लगी है, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरा हमारा 1 डिग्री,
उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा वो 1 डिग्री में होगा। यानी 1 डिग्री क्या कहलाता है कि एल्काइल हैलाइड हमारा एक ऐसा हो जिसमें इस कार्बन से एक कार्बन लगी हो, एक कार्बन और लगी हो, यहाँ पर लगी है, और बाकी हमारी हाइड्रोजन हो। ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर इसके 3 कार्बन की वजह से यहाँ पर क्राउडनेस थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे कम हो गया। जो सेकंड जो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री में 2 कार्बन से ये जुड़ा होगा, 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर क्राउडनेस और भी बढ़ गई, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम हो जाएगा। तो 2 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में और भी थोड़ा सा इससे कम होता है। 3rd डिग्री में सबसे कम होगा, यानी कि 3rd डिग्री यहाँ पर ये और ये, तो 3rd डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन और भी सबसे ज्यादा कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि हम एल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो किस तरह से हमारा जो है 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 3 डिग्री कैसा है। दूसरा जो होता है, एक हम और पॉइंट इसमें दे सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टीरिक हिंड्रेंस के स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे देख लो, ये वाला कंपाउंड है, इसी में हम समझा दे रहे हैं। तो ये कंपाउंड यहाँ 3 हाइड्रोजन लगी है, तो यहाँ पर क्राउडनेस, स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब होता है क्राउडनेस। तो ये जो है यहाँ पर क्राउडनेस जब कितनी कम है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देगा, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। उसके बाद में ये जो 3rd डिग्री है, तो 3rd डिग्री में देखो कि 3rd डिग्री में देखो स्टीरिक हिंड्रेंस कितनी ज्यादा है कि ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ी है, इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ी है, फिर इससे ये 3rd डिग्री है, फिर इससे 3 हाइड्रोजन है, ये फिर इससे 3 हाइड्रोजन है, ये कहीं जगह है न्यूक्लियोफाइल की अंदर घुसने की, अंदर जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं। तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ मान लो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर आएगा भी, तो यहाँ से इसको क्राउडनेस की वजह से ये जल्दी से इंटर नहीं हो पाएगा। जैसे भीड़ में हम लोग जल्दी से इंटर नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग की जो मोशन होता है, जो हम लोग की वेलोसिटी होती है, स्लो हो जाती है। तो इसी तरह से इसकी भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन करने की रेट स्लो हो जाएगी। ये से रिएक्ट करके यहाँ पर जाकर यहाँ लग नहीं पाएगा जल्दी। तो यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट यहाँ पर हमारा और आता है, वो पॉइंट ये है कि अगर हम यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब ये जो है यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये हैलाइड जो लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लीविंग ग्रुप, यानी कि हैलाइड ये जो है। तो जितना जल्दी ये हैलोजन यहां से निकल जाएगी, यानी कि ये हैलोजन जो लगी हुई है, इसमें ये जो हैलोजन यहां से लगी हुई है,
जितनी जल्दी ये हेलोजन यहां से लीविंग ग्रुप है ना, ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, ग्रुप। तो जितनी जल्दी ये हेलोजन यहां से निकल जाएगी उतनी ही जल्दी रिएक्शन फास्ट होगी। तो जितनी जल्दी ये लिविंग ग्रुप जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन लिविंग ग्रुप, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। अच्छा, अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये है, यहां पर हमने आयोडीन लगा दी, यहां पर क्लोरीन लगा दी, यहां पर ब्रोमीन लगा दी और यहां पर फ्लोरीन लगा दी। तो देखो यहां पर आयोडीन है, आयोडीन एक बड़ा बल्की ग्रुप है, तो ये यहां पर जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है वो उतनी आसानी से निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा वो उतनी आसानी से यहां से निकल जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही उसको ब्रेक करना आसानी होगा। तो ये आयोडीन, यानी कि सबसे पहले अगर हम लें तो आयोडीन अगर जिसमें लगी है CX, फिर CL, फिर किसमें होगा, फिर CBr का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर CF का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि इस तरह से ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। हाँ गैस, तो अब हम क्या करते हैं, ये SN2 जो रिएक्शन है इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो हमें यहाँ पर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही लेना है हेलोजेंस का। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कार्बन है, इससे X मान लीजिए कि हम यहाँ पर ब्रोमीन ले रहे हैं, ब्रोमीन, ठीक। इसकी ये प्लेन में है, इसका एक ये हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पर एक डैश, यानी कि ये बोर्ड के अंदर एक कार्बन है, 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा मिथाइल है और इसको एक वेज फॉर्म से हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वेज फॉर्म का है, यानी कि C2H5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 और CH2, ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये हम ले रहे हैं, तो ये हमारी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, तो इस स्टार से हम दिखा रहे हैं। फिर इसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है। क्या कराना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर ले रहे हैं OH। अब ये आया कहां से, NaOH से, तो NaOH ब्रेक होके Na+ और OH- देगा। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा है। तो रिएक्शन SN2 रिएक्शन में होता क्या है, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों निगेटिव है, तो इसमें रिपल्शन हो जाएगा। तो अटैक कैसा होगा, बैक साइड अटैक होगा, यानी कि बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड पॉसिबल नहीं है, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट अटैक अगर हम देखें तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रिपल्शन। यहां पर रिपल्शन हम देखते हैं। अब क्या होगा कि ये जो अटैक हो रहा है, धीरे धीरे ये अटैक करने आ रहा है, तो अब धीरे धीरे ये यहां पर लगने आ रहा है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अभी ऐसे थे, तो अब ये सीधे हो जाएंगे ऐसे। तो एक हमारी स्टेज बनेगी, ट्रांजिशन स्टेज। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेज बन जाएगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये लग गया, OH न्यूक्लियोफाइल हमारा लग गया।
और यहाँ पर ये हमारा मिथाइल ग्रुप है ये। और यहाँ पर ये वेज फॉर्म वाला हमारा है जो बोर्ड के बाहर। एक तो ये कार्बन, ये ग्रुप बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के अंदर, यानी कि C2H5 ग्रुप ये हमारा लग गया, C2H5 ये हमारा। दूसरी बात, यहाँ से हमारा एक Br हमने लिया था, तो ये हमारा यहाँ से निकल रहा है, यानी कि ये ब्रेकिंग हो रही है इस बॉन्ड की, और यहाँ पर बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है। तो ये जो स्टेज बनी ये हमारी कहलाती है ट्रांजिशन स्टेज। यानी कि इसको शॉर्ट में TS लिख देते हैं। ये रेट डिटर्मिंग स्टेप है क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटर्मिंग स्टेप है क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है। और यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट हमने बताया था एप्रोटिक एंड पोलर। तो ऐसा सॉल्वेंट कौन सा है, एसीटोन है, एसीटोन, ये फार्मूला एसीटोन का है। तो ऐसा सॉल्वेंट है एसीटोन, ये एसीटोन है। अब ये जब ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो ये ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अब ये यहाँ से जब ये यहाँ लग जाएगा तो ये बॉन्ड को उधर रिपेल करेगा, उधर। तो अभी ऐसे था कॉन्फ़िगरेशन, अब कैसे हो गया, ऐसे, और यहाँ पर लग गया न्यूक्लियोफाइल। अभी कैसा था, ऐसे, और ये यहाँ लगा हुआ था। तो एक हमारी स्टेज बनेगी यहाँ पर। तो देखो हमारा ये कैसे हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। ये हमारा क्या हो गया, H, ये हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया OH, न्यूक्लियोफाइल लग गया OH। और यहाँ पर हमारा डैश वाला मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर हमारा वेज वाला C2H5। तो ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसे हो गया, जैसे छाता होता है ना, अम्ब्रेला, तो ऐसे होता है, ऐसे। और जब तेज हवा चलती है तो वो ऐसे हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, ऐसे। तो उसी तरह से ये ऐसे था, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो ये हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड बना ये हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ यहाँ पर। तो ये कंपाउंड जो बना, इन्वर्जन कंपाउंड हुआ, और इसको वाल्डन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड, क्योंकि ये वाल्डन इन्वर्जन भी कहलाता है, इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारी एक रिएक्शन थी जो हमारी यहाँ पर। अभी देखो ये हमारा जो कंपाउंड है, यहाँ पर देखो दो रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर रेट देखें तो K किस पर डिपेंड कर रहा है, इस एल्काइल हैलाइड पर। ये पूरा अगर मान लें R, और ये X इस पर ROH पे। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 हो गया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। अब अगर ये कंपाउंड हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही है, देखिए कहीं सिंगल स्टेप में हो गई, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ट्रांजिशन स्टेट बनती, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, इसका बाइमॉलिक्यूलर ये रिएक्शन है।
तो इस तरह से हमारा SN2 रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।